उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, उसकी किस्मत पे फिदा तख्ते शही की राहत, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो, खाके तैबा पे जिसे चैन की नींद आई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो। बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, बंद जब ख्वाबे अजल से हो हसन की आंखें, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, इसकी नजरों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई। ला इलाहा इल्लल्लाह। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, 12 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। आईएएस दुर्गा शक्ति को 40 मिनट में सस्पेंड करा दिया, समाजवादी पार्टी लीडर नरेंद्र भाटी का दावा। तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ सीमांध्रा लीडरों का एहतजाज, अरकान असेंबली के बाद अरकान पार्लियामेंट भी होंगे मुस्ताफी। सियासी जमातें आरटीआई के दायरे से बाहर, मरकजी काबीना ने आरटीआई एक्ट में तरमीम को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास। आज है रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा, मुल्क भर में है नमाज की तैयारियां। और अमेरिका के खुफिया राज अफशाकार स्नोडेन को रूस ने दिया आर्जी पनाह, अमेरिका ने जताई शदीद नाराजगी। समाजवादी पार्टी के एक लीडर नरेंद्र भाटी ने दावा किया है कि उन्होंने सिर्फ 40 मिनट के अंदर ही आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को मुअत्तल करा दिया।
जिला गौतम बुद्ध नगर के कादलपुर गांव में एक जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र भाटी ने दुर्गा नागपाल के तरीक़ेकार की तनकीद की। कादलपुर में ही वो मस्जिद वाक़ है जिसकी दीवार के इन्हदाम के मामले में दुर्गा शक्ति की मुअत्तली वजह बनी। मैंने माननीय मुलायम सिंह जी से बात हुई है, 10:30 पे माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। और उत्तर प्रदेश की मुअत्तल आईपीएस दुर्गा शक्ति नागपाल की मुअत्तली के खिलाफ दायर पीआईएल पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। उधर समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नरेश अग्रवाल ने दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले को तूल नहीं देने की बात कही है। नरेश का कहना है कि जब दुर्गा नागपाल को कोई शिकायत नहीं है तो इस पर हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। सुस्त गवाह चुस्त। दुर्गा नागपाल जी को कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने सरकार के आदेश का पालन किया। अपनी बात मुख्यमंत्री से कह देंगे। मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं किसी को बहुत लंबा पनिश करे, एक नई अधिकारी है, उसे भी बहुत लंबा करियर करना है, आप लोग क्यों उसको विवाद के मुद्दे में डाल रहे हैं? वो अपनी जवाब मुख्यमंत्री जी को दे देगी, मुख्यमंत्री उस पर एक्शन ले लेंगे। और भी अच्छी जिम्मेदारी का पद दिया जा सकता है अगर बहुत अच्छे अधिकारी हैं। तो मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कृपया आप लोग एक नई आईएएस अधिकारी को विवाद का मुद्दा न बनाएं। यदि उसने कोई कंप्लेन करी होती तो शायद विवाद का मुद्दा बनता। वो सरकार के आदेश का उसने पालन किया, फिर इसमें विवाद कहाँ पैदा हो गया। अलहदा तेलंगाना के खिलाफ आंध्र प्रदेश कांग्रेस में बुरी तरह से फूट पड़ गई है। 3 रियासती वज़रा, 10 अरकान असेंबली और 4 एमएलसीज मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उधर दिल्ली में भी आज आंध्र से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान पार्लियामान मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। जुमेरात का दिन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा गहमा गहमी वाला रहा। सीमांध्र और रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़रा और अरकान असेंबली अलहदा तेलंगाना के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते रहे। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने हालात का जायजा लेने के लिए मीटिंग तलब की। मीटिंग देर रात तक जारी रही। ताहम वज़ीर आला सीमा आंध्रा और रायलसीमा के तमाम लीडरान को एतमाद में नहीं ले सके। नतीजतन 3 रियासती वज़रा, 10 अरकान असेंबली और 4 एमएलसीज मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने का इरादा कर चुके मजीद 15 अरकान असेंबली ने अपने कदम पीछे खींच लिए। मुस्ताफ़ी होने वाले 3 वज़रा में गंटा श्रीनिवास राव, इरासु प्रताप रेड्डी और टीजी वेंकटेश के नाम शामिल हैं, जबकि मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान असेंबली और एमएलसीज में जेसी दिवाकर रेड्डी, दग्गुबती वेंकटेश्वर राव और मोहम्मद जानी के नाम शामिल हैं। गंटा श्रीनिवास ने इस्तीफे की वजह साफ करते हुए कहा है कि अलहदा तेलंगाना का फैसला अवाम के ख्वाहिशात व जज्बात के खिलाफ है, इसलिए वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। ताहम वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस लीडरान को यकीन दिलाया है कि वो मरकजी हुकूमत से अलहदा तेलंगाना फैसले पर नजरसानी करने की अपील करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन जमात टीडीपी के 16 अरकान असेंबली ने भी अपने इस्तीफे असेंबली स्पीकर को फैक्स कर दिए हैं। टीडीपी के मुस्ताफ़ी अरकान असेंबली ने मरकजी हुकूमत की जानिब से आंध्रा रायलसीमा के तरक्की से मुताल्लिक कोई लाएमल पेश नहीं किए जाने पर इस्तीफे फैक्स किए हैं। दूसरी जानिब सीमा आंध्रा और रायलसीमा के इलाकों में अलहदा तेलंगाना के फैसले के खिलाफ अभी भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। मरकजी काबीना ने सियासी जमातों को आरटीआई कानून से मुस्तस्ना रखने के लिए एक्ट में तरमीम को मंजूरी दे दी है। ये फैसला वज़ीर आज़म की सदारत में हुई काबीना की मीटिंग में लिया गया। हुकूमत इस तरमीमी बिल को पीर से शुरू होने जा रहे मॉनसून इजलास में पेश कर सकती है। काबीना ने दिफाई शोबे में 26% एफडीआई बरकरार रखने पर भी मुहर लगा दी है।
और सियासी पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने के लिए आरटीआई एक्ट में तरमीम की तजवीज़ की बीजेपी ने तायद की है। पार्टी के साबिक सदर नितिन गडकरी ने कहा है कि सियासी पार्टियां ना तो सरकारी इदारे हैं और ना ही निजी कंपनियां, इसलिए उन्हें आरटीआई में लाना गलत है। तो ये कि कोई राजनीतिक दल, कोई सरकार नहीं है, कोई गवर्नमेंट पार्टी, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट के पैसे पे चल रहा है, तो ये निर्णय ही वैसे उचित नहीं था। और इसलिए सरकार जो बिल कर रही है, अध्यादेश निकाल के या पार्लियामेंट में बिल आएगा, वो ठीक है। किसी के पीछे कर प्राइवेट, किसी के घर पर धर्मशाला, उसके ऊपर उसको लगा देना, ये तो मतलब नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं। जहाँ सरकार की ग्रांट जाती है, जहाँ बजट से पैसा खर्चा होता है, उसके ऊपर ठीक है। सर, इसमें कहना है कि दिल्ली गैंगरेप के सिलसिले में बनाए गए जस्टिस उषा मेहरा कमीशन ने अपनी सिफारिशात मरकजी काबीना के हवाले कर दी हैं। अपनी रिपोर्ट में जस्टिस मेहरा कमीशन ने कहा है कि मुतालिका बस का परमिट मार्च में ही खत्म हो गया था और इसके बावजूद उसे जब्त नहीं किया गया। रिपोर्ट में इसे ट्रांसपोर्ट, पुलिस और दीगर फोर्सेस के दरमियान खतरनाक खला से ताबीर किया गया। सिफारिशात पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले काबीना को इन्हें हतमी मंजूरी देनी होगी। सरकार इन सिफारिशात को मॉनसून सेशन के दौरान पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। और नाज़रीन, इस वक्त कांग्रेस के लीडर मनीष तिवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। सीधे चलते हैं दिल्ली। 100 million forest dwellers depend upon minor forest produce for food, shelter, medicines, cash, income, etc. This will be a centrally sponsored scheme, and the centre's share has been estimated at 967.28 crores, while the state's share has been estimated at 249.50 crores. This scheme would initially cover 12 minor forest produce products which have not been nationalized by the states. The details would obviously be in the press note that would be circulated. मोटे तौर पे कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि जो इलाके नक्सल प्रभावी हैं, जहां पर ज्यादातर जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजातियों की है और जो फॉरेस्ट के ऊपर जंगल के ऊपर निर्भर करते हैं अपने व्यवसाय के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, वो जो जंगल के प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाएगी और उनकी जो सूची है वो इस प्रेस नोट में उसका उल्लेख किया गया है और वो आपके समक्ष रख दी जाएगी। The Union Cabinet also approved the amendment in Resolution 89 dated 21st of April 2004, commonly known as the Public Interest Disclosure and Protection of Informers PIDPI resolution, to designate chief vigilance officers of each ministry/department of the Government of India as the designated authority in addition to the Central Vigilance Commission to receive complaints under the PIDPI resolution. The Central Vigilance Commission is the designated agency to receive complaints from whistleblowers under the PIDPI resolution 89 dated the 21st of April 2004. What has happened is that the workload of the Central Vigilance Commission has increased, so therefore there was a feeling that this particular portfolio needs to be diversified. So in addition to the Central Vigilance Commission now, तो ये थे कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी जो कि नक्सल मुतासरा इलाकों में महकमा जंगलात के ताल्लुक से बयान दे रहे थे। कुंडा के मकतूल डीएसपी ज़ियाउल हक की बेवा परवीन आज़ाद ने राजा भैया को क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाया है। परवीन ने सीबीआई की रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस लड़ाई को सड़क से अदालत तक जारी रखेंगी।
की जांच सब लोग जानते हैं कि 100% सही नहीं हो रही है। अब तक जो चीज़ें हो रही थी मैं उस पर संतुष्ट थी। अब जो रिपोर्ट सबमिट हुई है बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं फिर से कोर्ट जाऊँगी और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन लगाऊंगी और फिर से री इन्वेस्टिगेट कराने की मांग करूँगी। खबरें भी और भी हैं, वक्त ब्रेक का। इस ईद वेस्टर्न यूनियन और चेन्नई एक्सप्रेस पेश करते हैं 10 गुना मनी ट्रांसफर। वेस्टर्न यूनियन द्वारा पैसे पाइए और पाइए उससे 10 गुना ज्यादा पैसे जीतने का मौका। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। और नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अलहदा तेलंगाना के खिलाफ आंध्र प्रदेश कांग्रेस में फूट पड़ गई है और ये भी इत्तलात हैं कि दिल्ली में आज आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अरकान पार्लियामान ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस बारे में मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अशित कुनाल। अशित, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है तेलंगाना के ऐलान के बाद, क्या अपडेट है आपके पास? एकदम है ना। देखिए, जैसा कि पहले से ही इस बात की आशंका थी कि तेलंगाना का फैसला चाहे कुछ भी हो उसके रिपरकशंस जरूर होंगे और कांग्रेस को डैमेज जरूर होगा, कांग्रेस को नुकसान जरूर होगा। ये बात खुद कांग्रेस भी अच्छे से जानती थी। तेलंगाना चाहे पक्ष में होता या विपक्ष में होता, उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना ही उठाना था। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा कांग्रेस के एमपी जीत के आते हैं। लगभग 33 लोकसभा एमपी इस समय आंध्र प्रदेश से कांग्रेस में और यूपीए सरकार के साथ है। ऐसे में जो तेलंगाना का मुद्दा था उससे सबको खुश करके फैसला नहीं किया जा सकता था। ये बात हम लगातार बता रहे थे। पहले तेलंगाना के सांसद और विधायक नाराज थे, वो इस्तीफा दे रहे थे और अब तेलंगाना बनने के बाद जो बाकी रायलसीमा और कोस्टल आंध्रा के जो सीमांध्रा के एमपीज और एमएलए हैं उनमें काफी नाराजगी है। पहले कल जिस तरीके से हैदराबाद में इसके रिएक्शन देखे गए थे, वहां पर जो एमएलए के कांग्रेस के एमएलए हैं लगभग 2 दर्जन से ज्यादा एमएलए उन्होंने अपने रेजिग्नेशन दिए थे। लगभग 3-4 मंत्री उन्होंने इस्तीफे दिए थे और आज दिल्ली में कहीं ना कहीं उसकी दिखाई दे रही है जो नाराजगी है वो। अभी हम आपको बता दें इस वक्त आपसे थोड़ी देर पहले लगभग 6 सांसदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है जाकर संसद भवन में। जो लोकसभा के राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनको अपना अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये इस समय सबसे बड़ी खबर है। 5 लोकसभा के सांसद हैं और 1 राज्यसभा के सांसद हैं पीपी रामचंद्र राव, जो कभी वाईएस राजशेखर रेड्डी के काफी करीबी हुआ करते थे, और उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा लोकसभा के जो सांसद हैं एल राजगोपाल, साई प्रताप, हर्षा कुमार, अरुण कुमार, तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं इस समय पार्लियामेंट जाकर सेक्रेटरी जनरल को। इससे पहले एक सांसद पहले इस्तीफा दे चुके हैं जो गुंटूर से कांग्रेस के सांसद थे सांबा शिवा राव, उन्होंने अपना इस्तीफा पहले ही सौंप दिया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं जो क्राइसिस है तेलंगाना की वो कांग्रेस के लिए बढ़ती जा रही है। और ये सांसदों के इस्तीफे इसलिए ज्यादा कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा है क्योंकि सोमवार से मंडे से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है और कई क्रूशियल बिल कांग्रेस के पेंडिंग है, चाहे फूड ऑर्डिनेंस की बात हो, लैंड रिफॉर्म्स की बात हो या तमाम जो क्रूशियल बिल्स है गवर्नमेंट के, वो संसद में फंसे हुए हैं। और अगर इस तरीके से सांसदों का, कांग्रेस के सांसदों का इस्तीफा होता है तो कांग्रेस
पूरी रणनीति है संसद में मॉनसून सत्र में, वो गड़बड़ हो सकती है। इस वक्त क्राइसिस मैनेजमेंट कांग्रेस में शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह जो प्रभारी हैं आंध्र प्रदेश के, उन्हें लगाया गया, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं इन सांसदों से बात करने की। सीमांध्रा के जो सांसद और विधायक हैं उनसे कोशिश की जा रही है बात करने की। इसके अलावा सोनिया गांधी के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी अहमद पटेल, वो भी इस वक्त डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। तो कोशिश की जा रही है, मगर जिस तरीके से हम बता रहे थे कि तेलंगाना बनाए जाने के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो उसका असर होगा पॉलिटिकल, वो दिखने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। जी अर्शिद, तो सीमा आंध्रा के वुज़रा का इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जाहिर सी बात है कि उनको बनाने की भी कोशिश की जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अर्शिद कुनाल जो कि बता रहे थे कि सीमा आंध्रा के कुछ वुज़रा ने आज अपना इस्तीफा दिया है और इनको मनाने की कोशिश की जा रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भी काम किए जा रहे हैं। रुख करेंगे दूसरी खबरों का। सुशील कुमार शिंदे को वजीर दाखिला का कलमदान संभाले 1 साल हो गया है और इस दौरान वजारत दाखिला ने कसाब और अफजल गुरु की सजाए मौत पर अमल आरबी के अलावा कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया, बल्कि नाकदीन तो शिंदे को साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम के मुकाबले काफी सुस्त तस्वुर करते हैं और शिंदे को कई बार अपने बयानों के लिए भी फजीहत का सामना करना पड़ा है। सुशील कुमार शिंदे के वजीर दाखिला बनने के बाद मुल्क में 2 बड़ी वारदातें हुई। दिल्ली में गैंगरेप का मामला और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लीडरों पर नक्सली हमला। इन दोनों ही मामलात से निपटने के तरीक़ेकार पर शिंदे की सख्त तनकीद हुई। ये तनकीद गैंगरेप मुखालिफ मुजाहिरीन पर पुलिसिया कार्रवाई और छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के बाद भी जायवक़ू से उनकी गैर मौजूदगी को लेकर हुई। कहा जाता है कि शिंदे की पॉलिसी काफी नर्म है और वो मुल्क में नज़्म नस्क बरकरार रखने के लिए कुछ खास नहीं कर रहे हैं। दूसरे इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर को लेकर सीबीआई और आईबी जिस तरह से आमने सामने हैं, इससे भी शिंदे के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। इधर इशरत जहां केस को लेकर मतलब आईबी और सीबीआई में जिस तरह से ठनी है और केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि मूकदर्शक बनी रही। गृह मंत्रालय को कम से कम कुछ पहल करके इन दोनों संगठन के प्रमुखों को डांट लगा के कहना चाहिए था कि खबरदार अपनी सीमा में रहो, अनुशासन में रहो, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास मत करो, वन अपमैनशिप मत करो। चिदम्बरम के 4 साला दौर में वजारत दाखिला के हुक्काम चाको चौबंद थे। ये चिदम्बरम ही थे जिन्होंने दफ्तरों में हुक्काम की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक निजाम नस्ब कराया, लेकिन अब वजारत सब कुछ चलता है कि मिस्दाक हो गई है। हुक्काम की ये भी शिकायत है कि शिंदे फाइलों के निपटारे में काफी वक्त लेते हैं। हाँ, अफजल गुरु और कसाब को फांसी देने पर शिंदे की जरूर वाहवाही हुई, लेकिन माहिरीन इसमें भी वजीर दाखिला की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। अच्छा किया है, दिया है, एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा है, उसमें कोई डिबेट वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन जिस तरह वो किया गया उसमें ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स ज्यादा थी और एक्चुअल डिसीजन मेकिंग कम थी। अपने बयानों को लेकर भी शिंदे मुखालिफिन के निशाने पर रहे। दिल्ली में नौजवान मुजाहिरीन का मवाजना माओ नवाजों से करके और उसामा बिन लादेन के नाम के आगे श्री लगाकर वो तनकीदों में घिरे रहे। इसके अलावा बीजेपी और आरएसएस पर दहशत गर्दों को तरबियत देने का इल्जाम लगाने पर भी उनकी मजम्मत हुई। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़ेर इत्माम एक रोज़ा कौमी सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में उत्तर प्रदेश के काबीनी वज़ीर आज़म खान, राज्यसभा के रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम के अलावा मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ियों ने शिरकत की। सेमिनार की सदारत ईटीवी नेटवर्क एडिटर राजेश रैना ने की। इस मौके पर राजेश रैना की उर्दू खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मोहसिन उर्दू के एजाज़ से भी नवाजा गया। इस मौके पर आज़म खान ने मीडिया नुमाइंदों से बात की। वंदे मातरम पर मुस्लिम तबके के एतराज़ से मुतालिक जब आज़म खान से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया नुमाइंदों को इस तरह के सवालों से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से मुल्क में फ़िक़्ह वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देने की अपील की। उर्दू ज़बान हमारे हिंदुस्तान की ज़बान है। मैं अगर इस वक्त यहाँ इस मंच पर खड़ा हूँ तो उर्दू ज़बान के बदौलत हूँ। तो उर्दू ज़बान किसी मजहब या किसी कौम से जुड़ी हुई ज़बान नहीं है।
ये हिंदुस्तान की ज़बान है और हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि इस ज़बान की आबियारी करे और इसको आगे बढ़ाए। राष्ट्रगान पर किसी ने विरोध नहीं किया है, राष्ट्रगान पर विरोध नहीं किया है। और डेमोक्रेसी में आप किसी चीज़ को किसी पर थोप नहीं सकते। कोई मुसलमान कश्मीर में ये नहीं कह सकता कि आप कलमा पढ़कर विधानसभा में आइए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, संवैधानिक देश है। राष्ट्रगान अलग चीज़ है। ना 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 ना, मत लेके जाओ, मत इस तरफ ले जाओ, माहौल को बेहतर करो, खराब मत करो। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है। जुमेतुल विदा की खुसूसी नमाज के लिए मुल्क भर में तैयारियां की जा रही हैं। ईदगाहों और जामा मस्जिदों में इस नमाज के इत्माम की तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा रही है। दुनिया भर में जुमेतुल विदा को यौम क़ुद्स के तौर से भी मनाया जाता है। मुल्क की शुमाली रियासतों के कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आज सुबह 8:02 पर जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़, हरियाणा के मोहाली, पंजाब के चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के चंबा और कांगड़ा में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। महकमा ज़लज़लियात के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के गैर मुतवक्के झटकों से अवाम में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया और खौफ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी देखे गए। हमें छुट्टी इस वजह से दी कि भौचाल हुआ, बच्चे बहुत चिल्लाए, डर गए। हमें फिर प्रिंसिपल सर ने ग्राउंड में बुलाया, फिर कहा कि डरना नहीं किसी बात से, ये छोटे छोटे झटके होते रहते हैं, और हमें छुट्टी दे दी। जी बहुत शोर उठाया। हाँ जी, बहुत डर लगा था, बच्चे बहुत चीखे। हम कलमा पढ़ रहे थे, सारे बच्चे कलमा पढ़ रहे थे। उधर माहिर अराजियात डॉक्टर BR पादिया का कहना है कि इंडियन प्लेट के तिब्बतन प्लेट के अंदर खिसकने से इस तरह के झटके हो रहे हैं। सेंटर जो है 33.5 डिग्री नॉर्थ और 75.5 डिग्री ईस्ट था, जो कि किश्तवाड़ डोडा जिले के आसपास उसका एपी सेंटर था, और इसकी तीव्रता जो है रिक्टर स्केल पर 5.4 नापी गई है। तो भूकंप ये एरिया जो है पूरा हिमालय क्षेत्र में पड़ता है, जो कि भूकंप के लिए प्रति जो है काफी प्रोन माना जाता है। तो अब कह सकते हैं कि वजह कहा जा रहा है कि किस तरीके का वजह देखा जा रहा है इसके पीछे? नहीं, इसका तो एक ही तरीका होता है कि जो हमारा इंडियन प्लेट है, तो तिब्बतन प्लेट के अंदर जो है वो खिसकता जा रहा है, और उसके कारण वहाँ पर स्ट्रेस होता है, जिससे कि समय समय पर जो है वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो भूकंप की तरह जो है रिलीज होता है। उधर महाराष्ट्र के विदर्भ खित्ते में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही हुई है। गुज़िश्ता 2 दिनों में बारिश की वजह से कम से कम 12 हलाकतें हुई हैं। मुसलसल बारिश का आज तीसरा दिन है। मूसलाधार बारिश से खित्ते की कई नदियों में पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नागपुर और अमरावती का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर बताया जा रहा है। मूसलाधार बारिश से 6.5 लाख हेक्टेयर पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने विदर्भ में मजीद बारिश की पेशगोई की है और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बारिश की वजह से तकरीबन 15 प्रोजेक्ट्स भी ज़ेरे आब आ गए हैं। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के साबिक कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को रूस ने 1 साल की आर्जी पनाह दे दी है। वो मॉस्को एयरपोर्ट के ट्रांजिट जोन से किसी नामालूम मुकाम पर रवाना हो गए हैं। स्नोडेन के वकील अनातोले कुचेरेना ने कहा कि स्नोडेन से मुतालिक तमाम जानकारी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुफिया रखी जाएगी। उधर अमेरिका ने स्नोडेन को पनाह दिए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने एक बयान में रूस के इस इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया। अमेरिका ने रूस के इस कदम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान रिश्ते खत्म करने का इशारा दिया है।